ओपेनहाइमर ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि कोई भी मीम पेज उठा लो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, आपको ओपेनहाइमर रिलेटेड एक आधा मीम्स तो दिख ही जाएंगी। अब ऐसा क्या खास है इस शब्द के अंदर? तो चलिए आपको बताते हैं कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है क्रिस्टोफर नोलन की, जिसके अंदर डॉक्टर ओपेनहाइमर के बारे में बताया गया है। शॉर्ट में बता दूं कि डॉक्टर ओपेनहाइमर एक फिजिसिस्ट थे एंड बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट आपको इनकी हिस्ट्री और इनका बैकग्राउंड जान के बहुत ही मजा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली रॉबर्ट ओपेनहाइमर जर्मनी के निवासी थे, लेकिन 1939 के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ हिटलर की लीडरशिप में, तो हिटलर की नाजी पार्टी द्वारा बहुत सारे जूस पर एक्सेसिव अत्याचार किया गया और इस अत्याचार के दौरान कई सारे जूइश अपना देश छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। इसी में से हमारे एक फिजिसिस्ट भी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे। इनकी थ्योरी कई सारे बेहतरीन फेमस साइंटिफिक मैगजीन्स के अंदर पब्लिश हुई है, लेकिन ये उनके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट बिल्कुल नहीं था। आइए बताते हैं कि उनके जीवन ने सबसे बड़ा टर्न कब लिया। ये उन दिनों की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर था। उस दौरान कहीं ना कहीं जर्मनी धीरे 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 घुटने टेकने वाली स्टेज में थी, बट जापान अभी भी युद्ध में बना हुआ था। तब डॉक्टर क्रिस्टोफर नोलन अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्टर ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर फिजिक्स को सेंटर में रखकर एक बहुत ही विनाशकारी एटम बम बनाने का तरीका खोज निकाला और इसीलिए उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ एटम बम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान लीडरशिप यानी पूरे प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया गया था ओपेनहाइमर को। डॉक्टर ओपेनहाइमर ने अमेरिकी सरकार से मिलकर न्यू मैक्सिको के अंदर एटम बम बनाने के लिए एक बहुत ही नई सिटी यानी सीक्रेट लोकेशन का निर्माण करवाया। वहां काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को बुलाया गया। लगातार 2 से 3 साल की मेहनत के बाद उन लोगों ने यूरेनियम और प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट किया। उन दिनों यूरेनियम और प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करना अर्थ क्रस्ट से बहुत ही अपने आप में भारी काम था। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद यूरेनियम और प्लूटोनियम को इनफ क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करने का काम सफल हुआ। इसे सफलता तक पहुंचाने के बाद डॉक्टर ओपेनहाइमर ने बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसके सफल परीक्षण का इंतजाम किया। सिटी से कई किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको के अंदर एक बड़े से स्टील टावर के ऊपर इस एटम बम को चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद ये स्टडी किया गया कि इस एटम बम के फटने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितने टन फोर्स जनरेट होगा और इससे कितना भारी नुकसान हो सकता है। आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि जब यह एटम बम फटा है, इतनी भीषण आग लगी है और इतना भीषण टेम्परेचर जनरेट हुआ है जो सूरज के टेम्परेचर के नजदीक था, यानी कि 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट हुआ। और उस 4000 डिग्री सेल्सियस में जिस स्टील बार पर उस बॉम्ब को रखा गया था वो वेपराइज हो गया, पूरा का पूरा गायब हो। इतने विनाशकारी असर को देखकर कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर खुश तो थे, बट अंदर से कहीं वो डर गए थे। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.
उन्हें ऐसा लगा कि आने वाली जनरेशन को अगर मैंने इस तरह की टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड की तो ये धरती के विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए अमेरिका ने सफल परीक्षण करने के बाद ओपेनहाइमर को बहुत ही फेमस कर दिया। उन्हें चारों तरफ से बधाइयां मिल रही थी, चारों तरफ से उन्हें एक सच्चा देशभक्त समझा जा रहा था जो अपने देश के लिए इतनी बड़ी डिस्कवरी करता है। और ये डिस्कवरी अमेरिका किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली थी, वो इस डिस्कवरी को इस्तेमाल करने वाली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों की जान जा रही है। अगर हम ये बम फोड़ देंगे तो इसका इतना खौफनाक मंजर देखकर लोग खुद ब खुद घुटने टेक देंगे, जापान खुद ब खुद घुटने टेक देगा। मैं बता दूं दोस्तों, जापान अपने आप में ही बहुत ही कर्मनिष्ठ और मेहनती देश है। वह इतनी आसानी से युद्ध में घुटने टेकने वाला नहीं था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ओपेनहाइमर को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो इस तरीके के और एटम बम बनाने में उनकी सहायता करे। लेकिन ओपेनहाइमर इसके इतने डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट को देखकर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाए। कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर एक विरोधाभासी सोच में चले गए थे। वो ये तो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक जाए, वो ये तो चाहते थे कि किसी तरह ये विनाशकारी चीजें जो हमारे विश्व में हो रही है वो रुक जाए, बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस एटम बम का इस्तेमाल आगे चलकर किसी भी देश को करने का मौका मिले। बट उन्हें यह एहसास था कि रशिया अगर हमें इस तरीके के एटम बम बनाते हुए देखेगा तो वो भी इसे बनाने का प्रयास करेगा और कुछ सालों में सफल भी हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओपेनहाइमर अमेरिकी गवर्नमेंट के इस डिसीजन से थोड़ा कटने लगे और अमेरिकी गवर्नमेंट भी उनसे कटने लगी, ये सोचकर कि इसकी सोच देश के विरोधाभासी है। और इस तरीके से दोनों के बीच में क्लैशेस उत्पन्न हो गए बच्चों। इसी दौरान अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के लिए इस एटम बम को कहां पर फेंका? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसके टारगेट्स डिसाइड करने में ओपेनहाइमर ने खुद ही मदद की थी अमेरिकी सरकार की। जैसे ही ये बम को फेंका गया प्लेन से हिरोशिमा और नागासाकी में, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। इतने ज्यादा तबाह हो गए, इतना हाहाकार मच गया कि वहां पर 30 से 40 हजार लोगों की जान ऑन द स्पॉट चली गई। बचे हुए 30-40 हजार लोग आने वाले 3-4 महीने के अंदर ऐसे ही बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर मर गए। उसका कारण था, जब यह बॉम्ब फटा तो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हवा में फैल गई और उस रेडिएशंस के असर से कई सारी जनरेशन, जापान की कई सारी पीढ़ियां इस दर्द को कई जनरेशन तक महसूस करती रहीं। उनकी कई जनरेशन अपंग पैदा हुई, अंडर डेवलप्ड फीटस, अंडर डेवलप्ड चाइल्ड पैदा हुए। इतना खौफनाक असर देखने के बाद आज तक किसी ने भी न्यूक्लियर बम को किसी भी वॉर में इस्तेमाल करने से अपने आप को पीछे कर लिया। हालांकि ओपेनहाइमर ने ये कंस्ट्रक्टिव काम किया या डिस्ट्रक्टिव, उनकी सोच उस वक्त किस किस्म की थी, इस पर लोगों की राय बहुत ही अलग अलग है। लोगों का कहना है कि भले ही उन्होंने इसे किस इंटेंशन से किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम से कम लोग मरे, लेकिन इसका इतना खौफनाक असर जापान की जनता के लिए और उन मासूम लोगों के लिए लाइफ टाइम की जो एकदम बेकार मेमोरी होती है वो जनरेट हो गई। कहीं ना कहीं डॉक्टर ओपेनहाइमर खुद को उस चीज़ का जिम्मेदार भी मानते थे और इसीलिए वो इन सब चीज़ों से खुद को दूर करने लगे। लगातार हुक्का, आप जानते हैं कि वो एक चेन स्मोकर रहे थे और इस वजह से उनकी डेथ बहुत ही कम उम्र 60 साल में हो गई थी थ्रोट कैंसर की वजह से। लेकिन उनके इस रिसर्च वर्क के लिए, उनके इस कारनामे के लिए
उन्हें आज भी फादर ऑफ एटम बम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से लीड किया था, उसका सफल परीक्षण भी किया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है, जो मैंने आपको वो टावर वाली, स्टील टावर वाली बात बताई। तो आप अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या डॉक्टर ओपनहेमर ने एटम बम का आविष्कार करके, उसका सफल परीक्षण करके सही काम किया या गलत काम किया? क्या वह सच में एक हीरो हैं या फिर वो एक विलन का किरदार निभा रहे हैं? और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।